कहानी की शुरुआत होती है किम नाम के एक लड़के से। स्कूल का पहला दिन है और किम पहले ही लेट हो चुका है। घर से निकलने से पहले उसकी माँ यून ने उसके बैग में जानबूझकर इतना भारी भरकम सामान भर दिया है कि बैग उठाते वक्त किम का दम ही निकलने लगे। लेकिन ये कोई सजा नहीं है, ये एक माँ की अपने बेटे के लिए बनाई गई खास व्यवस्था है। दरअसल किम कोई साधारण लड़का नहीं है, उसके अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो उसे हवा में उड़ा सकती है। और खास बात यह है कि यह शक्ति तब जागती है जब उसकी भावनाएं तीव्र होती है। इसीलिए यून ने बैग भारी कर दिया ताकि किम का वजन उसे जमीन पर टिकाए रखे और उसका राज किसी पर न खुले। किम बस में चढ़ता है, तभी उसकी नजर जैंग नाम की एक लड़की पर पड़ती है। बस जाने ही वाली है और वो छूट गई है। किम ने बिना एक पल सोचे बस रुकवाई, जैंग को अंदर आने दिया और ये भी देखा कि उसके पास टिकट के पैसे भी नहीं है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पैसे भी दे दिए। ये एक छोटी सी बात थी, पर किम के दिल में जैंग के लिए उस पल कुछ ऐसा जाग उठा जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। जैसे ही किम ने जैंग को करीब से देखा, उसकी शक्ति अपने आप जागने लगी। उसके पैर जमीन छोड़ने लगे। उसे पूरी ताकत लगानी पड़ी खुद को काबू में रखने के लिए। क्लास में भी हालत यही रही। किम की आंखें बस जैंग पर ही टिकी रहती थी और जैसे ही वो उसे देखता, उसके पैर मेज से ऊपर उठने लगते। उसे मेज पकड़नी पड़ती बहुत जोर से ताकि पूरी क्लास के सामने कोई शर्मिंदगी न हो। इसी बीच कहानी एक बिल्कुल अलग माहौल में ले जाती है। एयरपोर्ट की पार्किंग में फ्रैंक नाम का एक आदमी नजर आता है। वो एक वर्कर की वर्दी पहनता है, एक ट्रक से अपना खास सामान उठाता है और शहर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ खुलासा होता है कि फ्रैंक कोई साधारण इंसान नहीं, वो एक सीरियल किलर है जिसे सुपरनैचुरल कंट्रोल एजेंसी नाम की एक खुफिया संस्था ने सियोल में रह रहे उन सभी लोगों को एक एक करके खत्म करने का काम सौंपा है जिनके अंदर असाधारण शक्तियां हैं। फ्रैंक का पहला निशाना था जिन चिन, एक अत्यंत ताकतवर शख्स। फ्रैंक उसके दफ्तर में पहुंचा। जिन चिन ने तुरंत भाप लिया कि ये आदमी बहरूपिया है। वो उसे एकांत में ले गया और पूछा कि तुम मेरा असली नाम कैसे जानते हो। फ्रैंक ने बेबाकी से जवाब दिया, एक संस्था ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है। ये सुनते ही जिन चिन का गुस्सा फट पड़ा। उसने एक गोल्फ स्टिक उठाई और कागज की तरह मरोड़ दी बिना किसी मेहनत के। फिर उसी से फ्रैंक पर हमला बोल दिया। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। जिन चिन ने फ्रैंक को उठाकर इतनी जोर से दीवार पर पटका कि दीवार ही टूट गई। लेकिन फ्रैंक ने मौका देखकर जिन चिन के चश्मे का शीशा तोड़ दिया जो सीधा उसकी आंख में घुस गया। इसी बेहोशी में फ्रैंक ने एक पेन उठाया और उसकी छाती पर जानलेवा वार किया, सीधे दिल पर। जिन चिन वही गिर पड़ा। फ्रैंक ने उसकी लाश खिड़की से बाहर फेंकी, फोन उठाया और अपने आकाओं को मिशन पूरा होने की खबर दे दी। बस इसी तरह उसका पहला काम तमाम हुआ। किम की मां यून घर में साफ सफाई कर रही थी कि उसकी नजर फोन पर पड़ी। जिन चिन की हत्या की खबरें हर तरफ फैल रही थी। यून का चेहरा पल भर में बदल गया। वो बाहर से भले ही एक आम मां दिखती हो, पर उसे इस दुनिया का अच्छी तरह पता था। रात को जब किम सो गया, यून ने अपने टेबल की दराज में छुपे एक खुफिया डब्बे से अपनी बंदूक निकाली और उसे दोबारा असेंबल करने लगी। उसे शक था कि जो हत्यारा जिन चिन तक पहुंचा वो रुकने वाला नहीं। बाकी शक्तिशाली लोग भी उसके निशाने पर हो सकते हैं। इधर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर मिनो जुंग को भी ये खबर मिली। उसके असिस्टेंट ने कहा कि ये तो नामुमकिन है, पर मिनो जानता था कि शहर में म्यूटेंट्स पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उसने तुरंत आदेश दिया, सोशल मीडिया से जिन चिन की मौत की खबरें हटाओ और साथ ही खुफिया हथियारों की ट्रेनिंग शुरू करो। इसी बीच यून को अपना पुराना वक्त याद आया। वो दिन जब वो छोटे से किम को अपनी पीठ पर लादकर शहर की गलियों में भटकती थी, क्योंकि उनके पास सर छुपाने को कोई जगह नहीं थी। एक दिन एक पुराने शेड के मालिक ने उन पर तरस खाया और रहने की जगह दे दी। यहीं से यून की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। यून ने उस शेड में किम के लिए एक खास प्ले हाउस बनाया और चारों तरफ सेफ्टी नेट्स लगाए ताकि किम उड़ना सीखे पर गिरे नहीं। उसे अपनी शक्तियों को काबू करना था, पर किम उस वक्त बहुत छोटा था, समझदारी कम थी। मां जो कहती वो उल्टा करता। ट्रेनिंग बेहद मुश्किल रही, पर यून ने हिम्मत नहीं हारी। महीनों की मेहनत के बाद उसने उस शेड को एक बड़े रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया और धीरे धीरे उसका काम भी अच्छा चलने लगा। लेकिन इस सब के बाद यून ने किम पर एक पाबंदी लगा दी, बाहर नहीं जाना। किम ने अपना पूरा बचपन घर में टीवी पर सुपर हीरो कार्टून देखते हुए गुजारा। उसे लगने लगा कि वो भी एक सुपर हीरो है। एक दिन उसने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और उनके सामने उड़ने की कोशिश की। दोस्त देखकर चकित रह गए और किम भी खुश था कि आखिरकार उसका राज किसी के साथ शेयर हुआ। लेकिन उसे नहीं पता था कि स्कूल के प्रिंसिपल ने यह सब देख लिया था। उसी रात उत्साहित होकर किम के एक दोस्त ने सोचा कि वो भी उड़ने की प्रैक्टिस करे, पर वो फिसला और बुरी तरह गिर गया। काफी चोट लगी। अगले दिन यून को स्कूल बुलाया गया। शिकायत हुई और उन्हें बिना गलती के माफी भी मांगनी पड़ी।
किम समझ गया कि उसकी वजह से मां को कितना अपमान झेलना पड़ा। वो छत पर जाकर अकेले रोने लगा। रोते रोते उसका ध्यान भटका और कमर की रस्सी टूट गई। वो तूफान में उड़ने लगा। तभी यून ने आकर पूरी ताकत से रस्सी खींची और अपने बेटे को वापस खींच लिया। फ्रैंक अपने अगले मिशन पर था। वो एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचा जहां बंक नाम का आदमी काम करता था। फ्रैंक ने दरवाजा बंद किया और मालिक के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने पूछा, क्या तुम पहले बंक के नाम से जाने जाते थे? बस ये सुनते ही बंक समझ गया कि वो खतरे में है। बंक के अंदर बिजली की शक्ति थी। उसने तुरंत सभी लाइटें बंद कर दी, अपने रेडियो से बैटरी निकाली और अपने अंदर की ऊर्जा को जगाना शुरू किया। उसके बाल एकदम सीधे खड़े हो गए, जैसे पूरा शरीर ही एक करंट से भर गया हो। फिर उसने फ्रैंक पर जबरदस्त बिजली के झटके दिए, एक के बाद एक। फ्रैंक बार बार पीछे हटा, किताबों की आड़ ली, किसी तरह बैटरी उसके हाथ से गिरवाई, पर बंक ने बैटरी उठाई और फिर से हमला किया। इस बार इतने जोर से कि फ्रैंक सीधे छत से जा टकराया। बंक ने अपने डेस्क की दराज से एक पुरानी तस्वीर निकाली और उसे जला दिया। फिर उसने फ्रैंक का गला घोंटना शुरू किया, इतने करंट के साथ कि पूरे कमरे में शॉर्ट सर्किट हो गया। फ्रैंक मरने ही वाला था, पर उसने पलटकर बंक को दूर धकेला और एक ही जानलेवा वार से उसका काम तमाम कर दिया। जाते जाते फ्रैंक की नजर उस जलती हुई तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में बंक का एक बेटा था। यह देखकर फ्रैंक का दिल भारी हो गया। उसे दुख हुआ, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो वहां से चला गया। बंक की हत्या की खबर टीवी पर फैल गई। यून को और भी चिंता होने लगी, लेकिन उधर स्कूल में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। बैंग नाम का एक लड़का जैंग को परेशान करने लगा। उसने जैंग का स्कूल रिकॉर्ड उठाकर देखा कि वो जिम्नास्टिक्स करती है और फिर उसका खुलेआम मजाक बनाने लगा। ली ने तुरंत बीच में आकर उसे रोका और वापस अपनी जगह पर जाने को कहा, पर बैंग यही नहीं रुका। जिम में भी उसने जैंग को परेशान किया। जब ली ने फिर रास्ता रोका तो बैंग ने उसे स्कूल के बाहर मिलने की चुनौती दे दी। ली बिना झिझके तैयार हो गया, पर एक टीचर ने यह सब देख लिया। जब दोनों भिड़े तो बैंग ने पहले हमला किया। ली ने आसानी से बचाया। फिर बैंग ने गुस्से में जमीन से कांच की बोतल उठाई और ली को मारने चला, पर ली ने एक ही जबरदस्त मुक्के में बैंग को पेड़ पर लटका दिया। यहां साफ हो गया कि ली के अंदर भी अद्भुत शक्ति है। अगले दिन जब टीचर ने बैंग की गैरहाजिरी पर सवाल किया तो ली ने चुपचाप झूठ बोल दिया। वो बीमार था, जल्दी चला गया। ली जानता था कि सच बोलना ठीक नहीं। किम और जैंग की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। एक शाम दोनों स्कूल से साथ निकले। एक स्टोर में जैंग की नई यूनिफॉर्म खरीदी और फिर साथ में खाना भी खाया। उस शाम को दोनों ने स्कूल का वॉशरूम साफ किया। ये उनकी पनिशमेंट थी, क्योंकि सुबह वो क्लास के लिए लेट हो गए थे। वॉशरूम साफ करते वक्त जैंग की नजर किम की चोट पर पड़ी। सुबह की टक्कर में लगी थी। जैंग ने उसके जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की, पर जैसे ही वो किम के करीब आई, किम इतना शर्मा गया कि उसके पैर जमीन से उठने लगे। उसने जैसे तैसे जैंग को बाहर भेजा, पर अकेले में भी वो काबू न रख सका और हवा में उड़ने लगा। कुछ दिन बाद एक रात जैंग जिम में जिम्नास्टिक्स प्रैक्टिस कर रही थी। अचानक उसका पैर मुड़ा और वो बुरी तरह गिर गई। किम उड़कर तुरंत पहुंचा। ली भी दौड़ा, पर किम को आते देख वही रुक गया। जैंग ने कहा ज्यादा चोट नहीं लगी और वापस ट्रेनिंग में लग गई। किम ने उसकी मदद करने की कोशिश की, पर जैंग के इतने करीब आने की वजह से वो घबरा गया और एक बार फिर अचानक हवा में उड़ गया और दूर जा गिरा। जैंग उसकी मदद के लिए दौड़ी। इधर ली ने गुस्से में आकर जिम में इतनी ऊंची छलांग लगाई कि उसका पंजा दीवार पर छप गया। वो साफ दिख रहा था कि किम और जैंग की बढ़ती नजदीकी उसे अंदर से तकलीफ दे रही थी, क्योंकि वो भी मन ही मन जैंग को चाहता था। एक और शाम किम और जैंग एक दुकान पर खाना खा रहे थे। जैंग को याद आया कि उसके स्पोर्ट शूज जिम में रह गए हैं। किम ने कहा कि वो अकेले ले आता है और स्कूल की ओर चल पड़ा। जैंग को कई दिनों से किम की हरकतें अजीब लगती थी, इसलिए वो चुपचाप उसका पीछा करने लगी। स्कूल में उसने किम के पैरों के निशान देखे और उनकी दिशा में आगे बढ़ी। उसे वो सारे लम्हे याद आए जब उसने अपनी आंखों से किम को उड़ते हुए देखा था, पर हर बार उसने खुद को समझाया था कि शायद वो गलत देख रही है। वो दूसरी मंजिल पर पहुंची, पर वहां निशान गायब हो गए। उसने आवाज दी और किम वापस आया। जैंग ने पूछा, जब भी हम करीब होते हैं तो तुम इस तरह अजीब क्यों हो जाते हो? किम ने टाल दिया। तभी जैंग की नजर किम की उखड़ती बैंडेज पर पड़ी। वो ठीक करने लगी और उसी पल किम हवा में उड़ा और सीधे छत से जा चिपका। जैंग हकी बकी रह गई, पर फिर उसने रास्ता निकाला। एक डब्बे पर चढ़ी, किम की तरफ कूदी, उसे खींचा और नीचे लाई। फिर झटपट उसका भारी बैग उसे पकड़ाया और किम नीचे आ गया। दोनों स्कूल से निकले, पर वो ये नहीं जानते थे कि सिक्योरिटी गार्ड ने कैमरे में ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। घर लौटे तो किम के साथ जैंग भी थी। यू ने दरवाजा खोला तो खुशी से भर गई। काफी समय बाद किम किसी दोस्त को घर लाया था।
उसने जैंग को डिनर के लिए रोका। खाने के बाद किम जैंग को अकेले जाने देना नहीं चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई। यून ने देखा और किम को खूब डांटा। अभी के अभी जाकर उसे घर तक छोड़कर आ। किम अपनी शक्तियों से उड़कर झट से जैंग के पास पहुंचा। जैंग खुश हो गई। फ्रैंक को नए ऑर्डर मिले। इस बार उसका निशाना था एक ब्यूटी सैलून में काम करने वाली होंग नाम की लड़की। फ्रैंक सैलून में गया और हेयर कट करवाने के बहाने कुर्सी पर बैठ गया। हेयर कट के बीच में उसने कहा, मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूं। नाजू, ये उस लड़की का असली नाम था। नाजू ने तुरंत कैंची से हमला बोल दिया, पर फ्रैंक ने उसे पल भर में जमीन पर पटक दिया। यहां फ्रैंक की सबसे बड़ी ताकत सामने आई। उसका शरीर किसी भी जख्म को कुछ ही पलों में भर देता था। कैंची उसके चेहरे में घुसी, पर उसने आराम से निकाल ली, जैसे कुछ हुआ ही न हो। नाजू के अंदर एक्सरे विजन की शक्ति थी। वो दीवारों के आर पार देख सकती थी। उसने गोलियां चलाई, दूसरे कमरे में भागी, बड़ी बंदूक निकाली और दीवार के उस पार खड़े फ्रैंक पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। दोनों के बीच जबरदस्त आंख में चौली हुई। नाजू ने पाइप्स में गोलियां चला दी, जिससे गैस लीक होने लगी। इसी धुएं की आड़ में वो छुपकर वार करती रही। उसे खुद भी गोलियां लगी, पर वो लड़ती रही। नाजू ने शॉटगन से इतना जोरदार वार किया कि फ्रैंक एक शेल्फ से जा टकराया। फिर उसने दौड़कर एक और घातक प्रहार किया, जिससे फ्रैंक बहुत दूर जा गिरा। फ्रैंक एक कॉरिडोर में छुप गया। उसकी शक्ति काम कर रही थी। सारे जख्म भर रहे थे। ठीक होते ही वो नए जोश के साथ बाहर आया। एक तेज किक से नाजू को गिराया और उसका गला घोंटने लगा। नाजू ने आखिरी कोशिश में कैंची उसकी टांग में घुसाई, पर फ्रैंक ने उसे रोक लिया। अब उसने उसका गला दबाते हुए पूछा, आखिर तुम सभी लोग अपने बच्चों को क्यों छुपा रहे हो? नाजू अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, पर उसने सच नहीं उगला। उसने कहा, तुम एक आम कातिल हो। गैंगो तुम्हें देखते ही तुम्हारा काम तमाम कर देगा। फ्रैंक को गुस्सा आया और उसने कैंची नाजू की गर्दन में मारकर उसकी जान ले ली। जाते वक्त उसने कहा, चाहे तुमने बच्चों का पता न बताया हो, पर फ्यूनरल पर तो आएंगे ना वो। अगले दिन किम प्रैक्टिस सेशन में जैंग के साथ आया। इसी दौरान जैंग ने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसने अपना पिछला स्कूल खुद नहीं छोड़ा, उसे निकाला गया था। वजह थी कि उसने अकेले दम पर 17 लड़कियों को पीट दिया था। हुआ यह था कि उसके पुराने स्कूल में उसकी एक क्लासमेट को बाकी लड़कियां बेरमी से परेशान कर रही थी। उन्होंने उस लड़की की खुलेआम बेइज्जती की, उसे नीचा दिखाया। जैंग ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके अंदर का गुस्सा भड़का और उसने उन सभी को स्कूल के बाहर मुकाबले की चुनौती दे दी। शाम को 17 लड़कियां मिलकर एक साथ जैंग पर टूट पड़ी, पर जैंग के अंदर भी असाधारण शक्ति थी। किसी का भी वार उस पर बेअसर रहा। उसने हिम्मत नहीं हारी, पलटवार किया और एक एक करके सबकी हड्डी सली एक कर दी। जब गैंग की लीडर बची तो वो अपनी हील से डराने की कोशिश करने लगी। जैंग पर उसके हमले का कोई असर नहीं हुआ। लीडर डर के मारे चिल्लाने लगी। तभी लीडर का बॉयफ्रेंड वहां आ गया और बेसबॉल बैट से जैंग पर हमला कर दिया। उसने जैंग को जमीन पर गिराकर बार बार मारा, पर जैंग ने एक पत्थर उठाया और उसके पैर पर दे मारा। फिर उसी के बैट से उसके सिर पर वार कर दिया। इस घटना के बाद जैंग को स्कूल से निकाल दिया गया और उसके पिता को मामला सुलझाने के लिए भारी भरकम हर्जाना भरना पड़ा। यही वजह थी कि जैंग ने कॉलेज की फीस के लिए अपने पिता से कभी नहीं मांगा। वो पहले से ही काफी कुछ झेल चुके थे। उधर नाजू के अंतिम संस्कार पर फ्रैंक पहुंचा, जैसा उसने कहा था। वहां उसकी मुलाकात नाजू के बच्चों से हुई। उन बच्चों ने अपनी मां के बारे में इतनी प्यारी प्यारी बातें की कि फ्रैंक का दिल टूट गया। जिस काम के लिए वो वहां गया था, उन बच्चों को खत्म करना, वो काम उसने वही छोड़ दिया। उस पल फ्रैंक के अंदर का एक इंसान जीत गया था। पूरे शहर में एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी हर मोर्चे पर लगी हुई थी। डायरेक्टर मिनो जुंग एक तरफ आम जनता से म्यूटेंट्स के अस्तित्व को छुपाने की हर संभव कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ अपनी टीम को भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार भी कर रहा था। सोशल मीडिया पर खबरें दबाई जा रही थी, खुफिया ट्रेनिंग जारी थी, पर अंदर से सभी जानते थे कि यह खतरा आसानी से टलने वाला नहीं। उधर स्कूल में फ्रैंक एक बार अपने अगले शिकार की तलाश में स्कूल के दरवाजे तक आ पहुंचा था, पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे वहां से अपना ट्रक हटाने को कहा और वो चला गया। पर गार्ड को शक हो गया था और उसने तुरंत किसी को फोन किया। कहानी का यह हिस्सा एक ऐसे मोड़ पर खत्म होता है जो आपको अगले पार्ट का इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। बंक, वो आदमी जिसे फ्रैंक ने बिजली के झटकों से मारा था, उसका बेटा अभी भी जिंदा है और उस बेटे के अंदर भी उसके पिता जैसी ही बिजली की शक्ति है। अब वो लड़का उस कातिल को ढूंढ रहा है जिसने उसके पिता की जान ली और उसके दिल में बदले की आग जल रही है। यहाँ एक बात साफ है, कहानी अब और ज्यादा खतरनाक होने वाली है। एक तरफ फ्रैंक है जो अपने मिशन पर है और जिसे रोकना लगभग नामुमकिन लगता है। दूसरी तरफ बंक का बेटा है
जिसका गुस्सा उसकी ताकत बन सकता है। और बीच में है किम, जैंग और ली, 3 जवान लड़के जिन्हें अपनी अपनी शक्तियों का पूरा अंदाजा तक नहीं। और यून, एक मां जो अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी मूविंग के इस पार्ट की पूरी और संपूर्ण कहानी। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप मूविंग के अगले पार्ट की कहानी भी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिले।